फंड चलिए रखना तो है। वापस चलते हैं वहीं। जी। मैंने एक और सवाल है जो मुझे लगता है पहले ही पूछना चाहिए था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जुआ है या कला है? मैं कहूँगा कि 90% पीपल को नहीं पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, और कुछ लोग हैं वो 10% ही हैं। जी। 140 करोड़ जनता में हम लोग बैठे हुए हैं, बिना सीखे कर रहे हैं तो 100% गैम्बलिंग है, उसमें कोई दो राय ही नहीं, टोटल गैम्बलिंग है। 12 मिनट के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बिल्कुल अप था, एकदम हाई था। मतलब पूरा गोरखपुर खरीदना था उसके बाद। आज आप अपना इतना स्टेबल हैं कि आप गोरखपुर खरीद सकते हैं? लाइफ कभी नहीं। गोरखपुर महाराज जी का शहर है, बहुत पूंजीपति लोग हैं वहाँ। मतलब ऐसा कोई टेरिबल सिचुएशन जब आपका पसीने छूट रहे हो कि अब तो गया तो अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा, या फिर अब तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, ऐसा कोई सिचुएशन कभी ऐसा शुरू में हुआ हो? रात में पता चला कि जिस ब्रोकर के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो इंडिया में बंद हो गया, तो सुबह अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। मतलब जो भी बेंचमार्क आप सेट करोगे फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके वो छोटा पड़ जाएगा, बस इतना जानिए। विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, इससे बड़ा मार्केट है ही नहीं। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करना होता तो इसके अलावा आप क्या आज होते, क्या बनते? तब आज में होता ही नहीं, क्योंकि वो जो 2.5 करोड़ का कर्जा था ना वो बहुत गर्त में डाल दिया था, बहुत नीचे तक ले जा चुका था। और चूंकि उनका रिलेटिव, उनका दोस्त बहुत पैसा बना रहा है, जो कि वो नहीं जानते कि बना रहा है कि नहीं बना रहा जी। है, और उसके कहने पे वो इन्वेस्ट कर देते हैं कि उधर देखने का नहीं, उधर जाने का नहीं, वो जुआ है। शेयर मार्केट हमारे लोगों के लिए नहीं है, अच्छा। कि शेयर ट्रेडिंग हमारे लिए नहीं है, जो कि बहुत ही गलत है। और ये सोच बहुत ही छोटी है। एक सिंपल लॉजिक था कि 10,000 रुपए की पॉलिसी मैंने उठाई, ले जाके उधर बीमा काउंटर पे जमा कराया, रसीद लाके कस्टमर को दे दिया, 4,000 मेरा। तो लाइफ के पहले ही ट्रेड में मैंने 53% का प्रॉफिट जनरेट किया था। 53% का प्रॉफिट मैंने फर्स्ट ट्रेड में लिया था। अमाउंट कितना होगा वो? थोड़ा सा वो पर्सनल हो जाता है, बट मैं आपको बताऊं कि 48,000 का मेरे पास बैलेंस था, और उसका 53% मैंने अर्न किया था 12 मिनट के अंदर। 12। हम जब शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ट्रेडिंग की जब बात करते हैं, कोई सा भी ट्रेडिंग हो, तो हमको ऐसा लगता है कि आज मैंने ट्रेडिंग शुरू करी है, वो कल हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो माइंडसेट ही हमारा खराब है, और सबका खराब है। अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो तो पहले तो यहाँ करियर नहीं बनता है, यहाँ बनती है लाइफ। अच्छा। यहाँ जनरेशन बनता है। रात में पता चला 11 बजे की न्यूज आई कि आज से अभी वर्किंग क्लोज, और सुबह मैं खुद को हॉस्पिटल में होश आया मुझे। कैसे मैनेज किया फिर आपने आगे उसमें? अब जिंदगी है तो मैनेज तो करना ही अप एंड पड़ेगा। डाउन होते रहता है। ठीक है, अगर आपके अंदर अग्रेसिवनेस है, अगर आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, तो आप फंडिंग अकाउंट के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। फंडिंग अकाउंट के साथ ट्रेड वही करेगा जो थोड़ा काम हो, कि सोशल मीडिया पे वो जो है डॉक्टरेट उनको मिल जाएगा ट्रेडिंग में, लेकिन जब वो टर्मिनल पे बैठेंगे तो उनके हाथ पांव फूल जाएंगे। तो पहले वो खुद ट्रेडर हो, कैसे पहचानेंगे उस ट्रेडर को? तो वो वहां से लेके यहाँ तक की जो जर्नी है वो सिर्फ यही पॉसिबल है, और कुछ नहीं। हाँ, या तो अगर मैं इंडिया में नहीं होता, अगर मैं यूपी में नहीं होता, मैं भी कहीं अगर यूएस वगैरह में होता, हो सकता है कैसीनो वगैरह में जाके लका जमाया होता, और शायद में कोई लग गया होता मुझे लॉटरी वोटरी तक है। तो हेलो, वेलकम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट होने वाला है बेहद खास, क्योंकि आज हमारे साथ ऐसे मेहमान भी हैं। उपेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, ट्रेडर भी हैं, कोच भी हैं, और बहुत कुछ जानेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। आज खास पॉडकास्ट में आज ये भी जानेंगे कि माइंडसेट कैसे अपना बनाए ट्रेडिंग के लिए, और इसमें अपने आप को ग्रो भी कैसे करें। तो लगातार हम सीधे जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है उपेंद्र जी आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे हैं, ये आज के दिन में जो जेनजीज हैं, युवा हैं, उनके मन में हमेशा ये सवाल चलते रहता है कि आखिर ट्रेडिंग है क्या, फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? उसके बारे में कुछ हमें हमारे दर्शकों को बताइए। मैं कहूँगा कि 90% पीपल को नहीं पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, और कुछ लोग हैं वो 10% ही हैं। 140 करोड़ जनता में हम लोग बैठे हुए हैं। और फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐसे समझिए कि आपको अभी जाना हुआ दुबई, तो इंडियन रुपीज तो आप खर्च करेंगे नहीं, आप जाके मनी एक्सचेंजर के पास इंडियन रुपीज देके और वहाँ का दिरहम परचेज करेंगे। वो आपको जो भी वो मनी एक्सचेंजर है कुछ फीस लेगा, कुछ टैक्स काटेगा, उसने इंडियन रुपीज को आपको कन्वर्ट करके दिरहम में दे दिया। आपने दिरहम जाके दुबई एंजॉय किया, खर्च किया, फिर वापस आए, कुछ दिरहम आपके पास बच गए। सपोज कि आप दुबई गए तो एक दिरहम का प्राइस 25 रुपए थे। जब आप आए और आपने जो जो दिरहम बचा हुआ था उसको वापस, चूंकि आप इंडिया आ चुके हो घूम के जी, तो अब आप उसे जाके वापस मनी एक्सचेंजर के पास गए और दिरहम को वापस INR में कन्वर्ट किया। 25 रुपए का जो दिरहम था अभी वो 26 रुपए का हो चुका है। तो 1 रुपया पर दिरहम आपको फायदा हुआ। साधारण भाषा में इसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग को, मैंने एक और सवाल है जो मुझे लगता है पहले ही पूछना चाहिए था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जुआ है या कला है?
अगर सीख के करते हैं हम्म, तो ये साइंस है, एक कला है, एक स्किल है। और अगर आप बिना सीखे कर रहे हैं तो 100% गैम्बलिंग है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, टोटल गैम्बलिंग है। नहीं, मैंने इसलिए ऐसा पूछा कि मैं भी अपने कॉलेज टाइम में जब ट्रेडिंग के लिए सोचता था, ट्रेडिंग करना चाहता था, तो मेरे घर वाले ही बोलते थे, मेरी दादी बोलती थी, बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, कि जुआड़ी बनबे। तो जुआड़ी, ये जो शब्द है, इस मानसिकता को, कॉन्सेप्शन को आप कैसे निकालिएगा, क्योंकि आप कोच भी हैं, जो युवा लोग तैयारी कर रहे हैं इसके लिए। 100 में से 95 लोग, जी। उनके मामा के फुआ का लड़का बताता है कि ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा है, और फलाने शेयर में पैसा डाल दो, वो इंडेक्स फंड में डाल दो, इस करेंसी में डाल दो, गोल्ड खरीद लो। ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए हम्म, लोग लग जाते हैं, उनको सीखने का टाइम नहीं होता है। और चूंकि उनका रिलेटिव, उनका दोस्त बहुत पैसा बना रहा है, जो कि वो नहीं जानते कि बना रहा है कि नहीं बना रहा है, जी। और उसके कहने पे वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो टोटल गैम्बलिंग है ये। आप अपनी बात मत करिए, मेरी बात खुद कर लीजिए। मैं 2006 से फाइनेंस सेक्टर में था, मैं हम्म, एसआईपी बेचा, म्यूचुअल फंड बेचा, इंश्योरेंस बेचा, लोन बेचा, बहुत लोगों का करोड़ों का पोर्टफोलियो मैनेज किया। लेकिन खुद का जब लेने की बारी आई तो मैंने खुद के लिए ट्रेडिशनल पॉलिसी खरीदी, मनी बैक प्लान खरीदा, खुद के लिए रिटायरमेंट प्लान खरीदा, वो भी गारंटेड वाला। हम्म, मैं खुद नहीं गया यूनिट पॉलिसी में, मैं खुद ही निवेश नहीं किया शेयर मार्केट में, जबकि मैं खुद उन लोगों को एडवाइस करता था। मैं आईआरडीए से लाइसेंस प्राप्त था, पहले मैं बीमा एजेंट के तौर पर अपना करियर शुरू किया, फिर उसी कंपनी में मैं सेल्स मैनेजर बना, जिसे एलआईसी में डीओ कहते हैं। जी। फिर सेम कंपनी में मैं जाके ब्रांच मैनेजर बना, ब्रांच मैनेजर के बाद फिर मैंने वहाँ से वॉलंटरी रिटायर लिया। इतना सारा काम करने में लगभग 15 साल मेरे को लगा। साथ में म्यूचुअल फंड बेचा मैंने, लेकिन खुद के लिए कभी भी कोई भी पोर्टफोलियो मैनेज नहीं किया, क्योंकि मेरे को भी इंजेक्ट किया गया था कि उधर देखने का नहीं, उधर जाने का नहीं, वो जुआ है, शेयर मार्केट हम लोगों के लिए नहीं है। अच्छा। तो वो खास करके जो ईस्टर्न यूपी है और वेस्टर्न बिहार है, जहाँ हम लोग अभी हैं, तो ये एरिया में पैदा होते ही जैसे वो संभालता है, बच्चा बच्ची जो भी है, उनको बता दिया जाता है कि शेयर ट्रेडिंग हमारे लिए नहीं है, जो कि बहुत ही गलत है। और ये सोच बहुत ही छोटी है, हमको ग्रो नहीं करने देती तो कभी। उपेंद्र जी, आप मैनेजर थे, इंश्योरेंस का काम करते थे, ये आपकी जर्नी जो है ट्रेडिंग के लिए, उसका कुछ बताइए, कैसे तब्दील हुआ ये जर्नी था। जब हम लोग इंश्योरेंस में थे ना, जी। तो मैं मतलब एक अपने आप को अच्छा सेल्समैन मानता हूँ। जी। इंडस्ट्री ने मुझे सर्टिफाई किया हुआ है जहाँ भी मैंने काम किया, क्योंकि जो मेरी पहचान है वो इसके पहले वो इंश्योरेंस सेलर के तौर पे ही है। हम्म। और जब मैं अपना करियर स्टार्ट कर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने जानने वाले वो जा रहे हैं दिल्ली, मुंबई और उन सब जगहों पे, जो सबसे सही तरीके से वो काम शुरू करते हैं, सबसे इजी तरीके से, वो होता पेंट पॉलिश का। 100 में से हाँ, 95 लोग जाके बाहर मैक्सिमम लोग पहले यही काम शुरू करते देखते हैं। हैं। और या तो कहीं चले गए, किसी कंपनी में लग गए। तो 2005-6 में सैलरी मिलती थी 3500-4000 रुपये सबको। 9 घंटा 10 घंटा काम करना होता, मजदूरों वाली पूरी लाइफ स्टाइल होती उनकी। लोकल के लोग कभी इज्जत देते नहीं थे वहाँ के, जो वहाँ के लोकल के लोग होते थे गुड़गांव दिल्ली साइड के। तो वो अपने अपने को करना नहीं था वो। तो मैं ऐसे ही ये देखा कि कहाँ पे मैं अपना इनकम खुद तय कर सकता हूँ। तो वो मेरे समझ में यही आया एलआईसी, कि अगर हमें एलआईसी एजेंसी ले लूँ तो मैं अपना कमीशन मेरी सैलरी कितनी लेनी है 30 तारीख को, वो मैं खुद तय करूंगा। मैं उतना भागूंगा उस कैलकुलेशन के साथ, और फिर वो काम करूंगा तो मेरे को मिलेगा। एक सिंपल लॉजिक था कि जी। 10,000 रुपए की पॉलिसी मैंने उठाई, ले जाके उधर बीमा काउंटर पे जमा कराया, रसीद लाके कस्टमर को दे दिया, 4,000 मेरा। इससे अच्छा क्या हो सकता है? बिल्कुल। तो जो आपके जो ट्रेडिंग का जो पहला जो इनकम आया होगा, या जो उसका प्रोसेस है, उसके बारे में कुछ बताइए, आपने क्या किया, कैसे किया, देखिए, कितना इनकम हुआ, जब लॉस हुआ। जब ट्रेडिंग की बात करेंगे हाँ। तो लाइफ के पहले ही ट्रेड में मैंने 53% का प्रॉफिट जनरेट किया था। 53% का प्रॉफिट मैंने फर्स्ट ट्रेड में लिया था, और 12 मिनट के अंदर लिया था। अमाउंट कितना होगा वो। थोड़ा सा वो पर्सनल हो जाता है, बट मैं आपको बताऊं कि 48,000 का मेरे पास बैलेंस था, और उसका 53% मैंने अर्न किया था 12 मिनट के अंदर। 12 मिनट के बात अंदर। यहीं खत्म नहीं होती है। 12 मिनट के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बिल्कुल अप था, एकदम हाई था। मतलब पूरा गोरखपुर खरीदना था उसके बाद। फिर चाय वाय पीने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हुआ, फिर दूसरा ट्रेड लिया, और दूसरे ट्रेड में जो 53% कमाया था वो भी गया, और साथ में जो कैपिटल था 48,000 रुपीज़ का, डॉलर में अगर हम बात करें तो उस समय मुझे लगता है कि वो तकरीबन रहा होगा 400 500, 500 से ज़्यादा था। तो $500 का जो अकाउंट था उसमें 53% मैंने अर्न करा था, हम्म। और वो $500 का कैपिटल भी गया, 53% का जो प्रॉफिट कमाया प्रॉफिट था पे दो वो सौ भी सत्तर लॉस सत्तर हुआ। डॉलर के आसपास, वो भी चला गया। तो ये फर्स्ट डे की बात है, और 2 ट्रेड की बात है, मेरे तो फर्स्ट 2 ट्रेड आज ऑफ आप माई इतना लाइफ। स्टेबल हैं कि आप गोरखपुर खरीद सकते हैं। कभी नहीं। गोरखपुर महाराज जी का शहर है, बहुत पूंजीपति लोग हैं वहाँ। हाँ। एक और ऐसा कोई एक्सपीरियंस जब वहाँ लॉस हुआ हो, या कुछ नया सीखने को मिला हो, पहला ट्रेड में जब 12% का प्रॉफिट हुआ, उस समय आपको क्या सीखने को मिला, लॉस, प्रॉफिट, उसके उस दिन लिए। कुछ भी नहीं सीखने को मिला, मतलब कुछ भी नहीं। वो उस दिन मैं गैम्बलिंग कर रहा था ना,
तो उसमें कुछ सीखना नहीं था, बस एक तो स्वाद जीत की लग गई थी, जिसे कहते हैं कि ट्रेडर लक कहते हैं, बिगनर लक कहते हैं, बिगनर लक, कि जो कोई ट्रेडिंग में जाता है ना, कोई सभी, आप जाओगे तो एक बिगनर लक होता है ट्रेडिंग में। आप उसे जुआ कह लो, कि ये लालच कह लो, जो कह लो, या फिर वो ट्रैप है, वो जो कह लो, लेकिन एक बिगनर लक होता है, उसमें सब पैसे कमाते हैं। तो इसको 100% पीपल अपने शुरुआती दौर पे पैसा कमाता है। और वहां से जो ऑडियंस सुन रही होगी वो भी को रिलेट कर पाएगी कि जो न्यू लोग आते हैं इस जी इंडस्ट्री में, पहले पैसा बनाते हैं और वहां से उनका गणित खराब होता है, माइंडसेट खराब होता है, और फिर इसको वो समझने लगते हैं गैम्बलिंग, कि मैं तो इधर का राजा हूँ, मैं तो जो ट्रेड लूंगा उसमें प्रॉफिट ही कमाऊंगा। तो इसको फुल टाइम में देखें या फिर पार्ट टाइम टाइप का है ये ना फुल टाइम है ना पार्ट टाइम है, ये लाइफ टाइम का है। तो जो युवा अभी तैयारी कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, वो आजकल काफी आकर्षित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लॉस भी हो जा रहा है, लोन लेके रहे हैं, किसी और का पैसा लेके ट्रेडिंग करते हैं, ये सही है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है ये। आप सीधा सीधा समझिए, एक बच्चा पैदा होता है, जी बेबी गर्ल हो, बेबी बॉय हो, जो भी हो, 5 साल के बाद स्कूलिंग उसकी होती है, +2 तक जाता है, +2 के बाद फिर होता है कि इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा, उधर 4-5 साल देता है, तब जाके कहीं वो कुछ इंटर्नशिप के लिए जाता है, जो कि पेड अनपेड दोनों हो सकती है। वो जी पेड भी हो सकता है इंटर्नशिप उसका, और अनपेड भी हो सकता है। देन आफ्टर वो जब 2-3 साल का समय उस इंडस्ट्री में देता है, तो 50,000 60,000 महीने की इनकम आनी उसकी शुरू होती है। हम जब शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ट्रेडिंग की जब बात करते हैं, कोई सा भी ट्रेडिंग हो, तो हमको ऐसा लगता है कि आज मैंने ट्रेडिंग शुरू करी है, वो कल हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो माइंडसेट ही हमारा खराब है, और सबका खराब है। अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो, तो पहले तो यहाँ करियर नहीं बनता है, यहाँ बनती है लाइफ, अच्छा यहाँ जनरेशन बनता है। मतलब आप क्या हो फर्क नहीं पड़ता, आप तो झुग्गी झोपड़ी से आए थे, आप किस दर्जे से आए थे, आपकी एज क्या है, आप किस प्रोफाइल के लोगों के साथ रहते हो, कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ मायने रखता है कि आपको नॉलेज कितनी है, आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है। और कैलकुलेशन कौन सा कैलकुलेशन, कि 2 + 2 4 होता है, और 2 में से 1 माइनस होता है तो 1 बचता है, इतना ही कैलकुलेशन चाहिए। तो ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। बस यही नहीं आता लोगों को ना, वो तो कॉस उपेंद्र जी, थीटा आपका साइन कहने का थीटा पढ़ मतलब लेंगे। कहीं ना कहीं ये भी है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उन्हें अब कहीं ना कहीं शुरू कर देना चाहिए ट्रेडिंग। ये गलत मैसेज है। देखिए, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया तो मैं ट्रेडर हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी तो पढ़ाई होनी चाहिए ना। मेरा मानना ऐसा है कि कोई काम दे दिया गया किसी को, बहुत छोटा काम दे दिया गया, घास काटने का काम दे दिया किसी को, जी एक अनपढ़ है और एक एमबीए है, तो दोनों के काम में नजर आना चाहिए कि ये एमबीए वाले ने ये घास काटा है और ये अनपढ़ ने काटा अनपढ़ है, ने वो काटा है। दोनों के काम में वो दिखना चाहिए, रिजल्ट में आना चाहिए कि कैसे फॉरेक्स है। ट्रेडिंग हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एक बार फॉरेक्स ट्रेडिंग को विस्तार रूप से बताइए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग और ट्रेडिंग में इसमें क्या मतलब है क्या ये? चलिए, ट्रेडिंग में ऐसे समझिए कि हम स्टॉक परचेज करते हैं, हम्म, हम इंडेक्स परचेज करते हैं, ईटीएफ परचेज करते हैं। फॉरेक्स की जब बात करते हैं तो फॉरेन और एक्सचेंज दो वर्ड है, फॉरेन और एक्सचेंज, exchange, उसी का शॉर्ट फॉर्म है फॉरेक्स, जिसमें हम एक देश की करेंसी के बदले दूसरे देश की करेंसी को खरीदते या बेचते हैं। अब जो चेंजेज आएंगे, जो जी रिफ्लेक्शन होगा आज का, जो आज प्राइस में जो भी चेंजेज आएंगे, वो चाहे मैंने जो करेंसी दिया है, एक्सचेंज करके जो करेंसी लिया है, दोनों में कोई सा भी चेंजेस, जैसे मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं एक एग्जांपल, कि मैं काम कर रहा हूँ आईएनआर यूएसडी में, यूएसडी आईएनआर में, मैंने इंडियन रुपीस देके यूएसडी को परचेज किया। हाँ अब आज की डेट में अगर यूएसडी स्ट्रांग हुई तो भी मेरा सौदा प्रभावित होगा, या तो मैं प्रॉफिट में आऊंगा या तो लॉस में आऊंगा, या अगर रुपीस मजबूत हुआ तो भी मेरा सौदा उससे प्रभावित होगा, मतलब मुझे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो बीच का जो फ्रिक्शन है, बीच का जो गैप है, जो चेंजेज आ रहे हैं उस प्राइस में जिसमें हमने ट्रेड लिया ट्रेड हुआ लिया है, था। या जो मनी मैंने एक्सचेंज करी है जी करेंसी, तो उसमें जो भी चेंजेज आएंगे प्राइस में, वही हमारा प्रॉफिट लॉस है, तो उपेंद्र सीधी जी, भाषा में। जी तो ये तो प्रॉफिट का काम है, अगर फायदा होता है तो फायदा होगा ही। आपने बताया कि इसमें करियर नहीं बनते, मैंने ये नहीं बनता है, पूरा लाइफ बन जाता है, सेट हो जी जाता है। जी। क्या ये आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड है? गवर्नमेंट इससे इसकी परमिशन देती है या नहीं? कि आज के टाइम में मेरे सवाल का 100% जवाब लोग जानेंगे भी नहीं, मानेंगे भी नहीं। बेहतर यह है कि गूगल एआई और चैट जीपीटी का जमाना है, वो खुद से तय करें, खुद से देख लें, उनको एक अच्छा आंसर मिल जाएगा। मेरी नॉलेज से अगर कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के व्यवसाय में है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के व्यवसाय में है, मतलब कोई ऐसा है जो मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी, जी और एनएससी पे वो लिस्टेड है, तो वो अपने मार्केट कैप का 32% पैसा लगा सकता है फॉरेक्स मार्केट में, एज पर आरबीआई नॉर्म। आरबीआई इसकी आपको अनुमति देती है कि अगर आप एक्सपोर्टर इम्पोर्टर हैं, यानी मल्टीनेशनल कंपनी रन कर रहे हैं और एनएससी पे बीएसई में आपकी कंपनी लिस्टेड है, तो आप अपने मार्केट कैप का 32% पैसा लगा सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, वो भी फ्यूचर में, हैजिंग पर्पज से। हैजिंग पर्पज क्या होता है वो भी आपको जी मैं बता दे रहा बिल्कुल। हूँ।
कि मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है और मैं बिजनेस कर रहा हूँ यूएस में, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ गल्फ कंट्रीज में। तो जो प्राइस है कंट्री का, जो भी करेंसी है, उसका प्राइस तो रिफ्लेक्ट होता है ना, जी, हमेशा अप चेंज एंड डाउन होते अप रहता है। डाउन होता रहता है। तो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ उस देश में, सपोज कि मान लीजिए एप्पल इंडिया में काम कर रही है, एप्पल ने आज 95,000 रुपये का बिजनेस किया, जी। एक आईफोन बेचा। अब क्या हुआ कि यूएसडी का प्राइस घट गया, अब हो गया 94 रुपए का एक डॉलर। डॉलर, हाँ, $1। अब आप मुझे बताइए कि इसमें एप्पल का फायदा है कि नुकसान है? एक्चुअल में इसमें क्या होगा कि एप्पल का फायदा होगा। फायदा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अब क्या हुआ कि 1 रुपया टूट गया इंडियन रुपीज, अब 96 रुपए का $1 है, उसमें 1 रुपए पर डॉलर के हिसाब से एप्पल का नुकसान है। इस नुकसान से बचने के लिए हेज करता है एक बिजनेसमैन। तो अगर हम मल्टीनेशनल कंपनी रन करा रहे हैं इंडिया में, तो हम अपने मार्केट कैप का 32% पैसा फॉरेक्स मार्केट में डाल सकते हैं हेजिंग पर्पज से। यानी ये लीगल है। लीगल है। लीगल है। अब लीगल कैसे है? अच्छा, दूसरा, अगर मान लीजिए कि मैं एक नॉर्मल कॉमन पीपल हूँ और मेरा कोई बिजनेस नहीं है किसी तरीके का, तो मैं नॉन INR पेयर में भी ट्रेड कर सकता हूँ। कहाँ? NSE BSE में जो लिस्टेड कंपनी है, जो ऑथोराइज ब्रोकर है, जैसे जी। IIFL, एंजन वर्ल्ड। अगर आपको याद हो तो शुरुआती दौर में जब हम लोग आज के 10-15 साल पहले जब कभी भी डीमेट अकाउंट ओपन कराते थे, जी। तो बकायदा एक 15 पेज का फॉर्म आता था, 15 पन्ने पूरा, का हाँ। आता था, बुकलेट टाइप का। उसमें कम से कम 50 साइन होती थी, एक चेक लगता था जी। 750 जी, का, याद है, 1200 बढ़ते का, बढ़ते लोग थक जाते थक थे। जाते थे। फिर वो फॉर्म हम भेजते थे ब्रोकर के हेड ऑफिस, वहां से हमें यूजर आईडी पासवर्ड बन के आता था। ये बात हो रही है जब अभी अपना ये कोविड के पहले कोविड की से बात हो, पहले की। पहले की बात हो रही जी। है। अब क्या है, हम ऑनलाइन परचेज कर ले रहे हैं, ओपन कर ले रहे हैं डीमेट अकाउंट। तो आपको कुछ और पेपर देने पड़ेंगे अगर आप अपना डीमेट अपना फॉरेक्स अकाउंट खुलवाते हैं तो, और नॉन INR पेयर में भी आप ट्रेड कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या आती है जिसकी वजह से लोग नहीं करते हैं या लोगों को नॉलेज नहीं है? कारण ये है कि जब आप IIFL पे, एंजल वन पे करेंगे फॉरेक्स ब्रोकिंग, तो उसके लिए पहले GST सर्टिफिकेट जरूरी है, करंट अकाउंट आपको लगेगा, आपका ITR तय करेगा कि आप कितना पैसा लीगली फाइल तौर कर पे सकते हैं। लगा सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में। इसके बाद एक्सपायरी रहती है उसमें। जब आप कभी भी NSE BSE से रजिस्टर्ड ब्रोकर पे काम करोगे, तो एक्सपायरी के साथ आप सौदा लेंगे, यानी प्रीमियम डीके होगा, जैसे होता है यहाँ पे। और इसके बाद प्राइस डीके होगा, फिर इसके बाद वॉल्यूम की कमी रहती है, और इसके अलावा टाइम फ्रीडम नहीं रहता। 9:15 बजे ओपन होगा, 3:30 बजे बंद होगा, तो आपको उसी टाइम में काम करना है। ये 3 मेन रीजन है। और इसके बाद ब्रोकर का भारी भरकम वो भी रहता है। ब्रोकरेज। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ब्रोकर के अलावा हम डायरेक्ट खुद से कर सके? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो जो करना चाहते हैं वो डायरेक्ट बिना ब्रोकर के हेल्प पे करे वो? इसीलिए तो मुझे जाना जाता है ना, इसीलिए उपेंद्र उपेंद्र मिश्रा जी। मिश्रा को इसीलिए जाना जाता है। देखिए, पहले से भी है, लोग पहले से जानते हैं, बट क्या है कि फंडिंग अकाउंट एक वैध इंडस्ट्री है, एक वैलिड इंडस्ट्री है, ये लेके मैं मार्केट में आया। और मुझे इसीलिए जाना जाता है कि मैं बोलता हूं कि आप खुद का कैपिटल मत लगाओ। आप पता नहीं किसान बैकग्राउंड से आ रहे हो, पापा बिजनेसमैन है, नौकरी वाले हैं, जो जी, कुछ भी है, बिल्कुल। आप उनका कैपिटल मत लगाओ। आप पहले ठीक से सीखो, और सीखने के बाद आप उस पे जो भी आपने सीखा है, अगर लगे कि अब लर्निंग आपकी हो गई है, जी। तो फिर डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करो। और डेमो अकाउंट को डेमो अकाउंट की तरह ना करो, उसको रियल अकाउंट की तरह करो। उसमें भी तो पैसे लगाने होंगे ना? नहीं, नहीं लगता। वो एक वर्चुअल अकाउंट होता है, नहीं लगता। उसको एज अ रियल अकाउंट मान के काम करिए। देन आफ्टर आप फंडिंग अकाउंट ट्राई करिए। फंडिंग अकाउंट से ही हमेशा फॉरेक्स ट्रेडिंग करिए, खुद का कैपिटल कभी मत लगाइए। तो वो फंड कहाँ से लाएंगे? इंडस्ट्री में बहुत सारी फंडिंग कंपनियां हैं, कुछ दुबई की हैं, US की हैं, इसराइल की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, कैनेडियन है, बहुत सारे। बहुत सारी फंडिंग कंपनियां हैं जो कि ब्रोकर सर्च कर रही हैं। वो फंडिंग कंपनियां सर्च कर रही हैं ट्रेडर, कि अगर आपके अंदर ट्रेडिंग स्किल है, तो वही है जैसे हमने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, गए वहाँ पे, हमारा एक इंटरव्यू हुआ, जो कुछ भी हुआ, हमें पहले एक लाइट का लाइसेंस मिल गया, ठीक है, लर्निंग का जिसे कहते हैं। लर्निंग लाइसेंस। आफ्टर 6 मंथ हम उसे हैवी करा लेंगे या परमानेंट करा लेते हैं अपना DL। उसी तरीके से आप एक वेबसाइट पे जाके, उस फंडिंग कंपनी के वेबसाइट पे जाके आप अकाउंट परचेज करोगे, एक परचेजिंग अमाउंट आप दोगे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से खरीद सकते हो, छोटा अमाउंट होता है, जी। 0.5% या 1% होता है कैपिटल का।
देन आफ्टर आपको 2 फेजेस में आपकी स्किल आपको बतानी रहती है, जो उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट दिया है फंडिंग कंपनी ने, वो आपको शो करना दिखाना होता है कि हाँ आपके अंदर ट्रेडिंग स्किल है। बिल्कुल उपेंद्र जी, एक सवाल मेरा कब से मन में चल रहा है मेरे मन में कि आपने बोला कि ये आरबीआई द्वारा जो स्टडी है वो परमिशन देता है, आप इसको लीगल भी बता रहे हैं, लोगों को आप सिखा भी रहे हैं, कोच भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी देश की जो भारत की जो देश वित्त मंत्री हैं निर्मला जी, उनका कहना है कि मिडिल क्लास वालों के लिए नहीं है, ये गैम्बलिंग है, यानी साफ तरह से वो जुआ बता रही है और औपचारिक रूप से उन्होंने साफ से कहा भी है, उसको लोग सुन रहे हैं, उनको लोग उस पर बिलीव भी कर रहे हैं। इस मानसिकता को, इस कॉन्सेप्शन को कैसे क्लियर कीजिएगा लोगों के सामने? आपके पास अधूरी जानकारी है, उन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम नहीं लिया है, नहीं, फॉर ट्रेडिंग की बात कर रहा ट्रेडिंग की हूँ बात की। जी। आप मुझे बताओ कि आज के डेट में वो कौन से ट्रेडर हैं जो कि किसी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं? मैक्सिमम पीपल फ्यूचर एंड ऑप्शन में उलझे हुए हैं। 90% जो यूथ है उनको क्या करना है, उनको रात भर में अरबपति बनना है। उनके पास कैपिटल है 1500, 2000, 2500, 5000 का, उनको लखपति बनना है रात भर के अंदर। मोस्टली पीपल फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपने गाढ़ी पूंजी को गंवा रहे हैं। उनके लिए उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो ट्रेडिंग है ये मिडिल क्लास के लोगों के लिए नहीं है। अभी तो बहुत सारे चेंजेस भी आए इंडस्ट्री में पिछले 2 सालों में, प्रीमियम महंगा कर दिया गया, अब छोटे अमाउंट से भी ट्रेड कर सकते थे, अभी नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने बोला। कोई कोई ऐसी मिसकंसेप्शन फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके जो लोग सोचते हैं करने समय कुछ और कर पाते हैं, ऐसी कुछ गलतियां? ये जो मिसकंसेप्शन है, जो भी आप क्या बोल रहे हैं, मिसकंसेप्शन जो भी है, मिसकंसेप्शन, तो ये जो आप बता रहे हैं ना, ये सबके लिए है। वो ऐसा नहीं है कि ना कि वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में है, जितने लोग ट्रेडिंग कर सब। क्या होता है कि जब हम एक्चुअल में ट्रेड पे बैठते हैं ना, ट्रेडिंग टर्मिनल पे बैठते हैं, तो सब कुछ चेंज रहता है, माइंडसेट अलग हो जाता है, कार्यशैली अलग हो जाती है, सोचने का तरीका अलग हो जाता है, हम हेजिटेट हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं उस समय, उसमें सारा नियम कानून हम भूल जाते हैं। और ये किनके लिए होता है? जो न्यू लोग हैं, जो कि सीखे नहीं है, ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। नहीं सीखे ही नहीं है, वो अपने किसी रिलेटिव, अपने किसी फ्रेंड के कहने पे आके उन्होंने ट्रेड ले लिया, ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी है। आपकी बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रही है? मैं इस सवाल को नहीं समझ पाया। मैंने आपकी जो स्ट्रेटेजी रही है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कितना फंड रखना है? वापस चलते हैं वहीं जी। तो वो जो पहला ट्रेड था लाइफ का, जो कि मैंने सीखने के, हाँ मेरे साथ अच्छी बात ये रही कि मैंने पहले सीखने में भी टाइम लिया जी। तो जो मैंने पहला ट्रेड भी लिया था ना अपनी लाइफ का, वो मुझे लगता है कि 6-7 महीना बाद लिया था। जब मैंने ट्रेडिंग जर्नी अपनी शुरू करी थी, उसके 6-7 महीना बाद मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था। और फर्स्ट ट्रेड से लेके फिर सेकंड ट्रेड की जो जर्नी थी वो भी 3-4 महीने की थी। यानी जो पहले दिन मैंने 53% का प्रॉफिट कमाया, सेकंड ट्रेड में सब गंवा दिया, उसके बाद वाला जो मैंने शुरू किया ना, उसमें भी 3-4 महीने का टाइम लिया मैंने, 3-4 महीने का। तो 6 महीना पहले, 4 महीना बाद, 10 महीना सीखने में लगा, 1 साल से ऊपर। और ये बात हो रही है खुद का कैपिटल लगा के करने की। अब बात करते हैं फंडिंग अकाउंट के थ्रू जी। तो उसके लिए मुझे कम से कम टोटल सब मिला के 27 महीना लगा है। 27 महीने में समझ में आया कि क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है। ये तो पहले दिन, पहले मिनट में लोगों को पता चल जाता है जो ट्रेडिंग जर्नी अपनी शुरू करते हैं। क्या नहीं करना है उसके लिए मैं आपको बताऊं कि मेरे क्लास में 95 से जो लोग ट्रेडिंग में हैं वो लोग भी आके क्लास करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको नहीं पता है कि उनको क्या नहीं करना है। आप अपने क्लास में क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या बताते हैं, किस चीज को लेकर बेसिकली फोकस रहता है अपने क्लास में? मेरा अपना खुद की स्ट्रेटजी है, टोटल 12 स्ट्रेटजी है हमारी। 2 या 3 स्ट्रेटजी में क्लास में बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं 12 बता दूंगा तो जनता बारी बारी से 12 को एक बार भी चेक करेगी और फिर वो कहीं नहीं पहुंच पाएगी। आपको अगर कहीं जाना हो और आपके सामने 12 बसें हों, 12 का डेस्टिनेशन अलग है, कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कौन सी बस कहाँ जाएगी, तो आप बारी बारी से सारे बस को ट्राई करोगे, ठीक है, इसलिए आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अब इसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो एक तगड़ा वाला रिस्क मैनेजमेंट है। एक स्ट्रेटजी, एक रिस्क मैनेजमेंट से आप बनते हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर, और ये दोनों आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सिर्फ 20% आपकी हेल्प करते हैं। 80% हमेशा आपका माइंडसेट होता है, जो कि अगर आपने सारे प्रोसेस को जो मेरे द्वारा बताए गए हैं क्लासेस में, अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो आपका माइंडसेट नहीं बन पाएगा। कितना जरूरी है सर माइंडसेट को तैयार करना इसके लिए? मतलब जो है सब माइंडसेट ही है। 10% स्ट्रेटजी है, 10% रिस्क मैनेजमेंट है, 80% तो माइंडसेट ही है। क्योंकि आपको भी पता है, सब लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग 90%, 95% फेलियर लोग हैं। 95% फेलियर रेशियो है, 5% लोग प्रॉफिटेबल हैं यहाँ पे। और जो गैप है ना इतना लंबा, उस 95% फेलियर में भी 85% लोगों को सब कुछ पता है
कि प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, क्या लॉट साइज रखना है, सब कुछ पता है। मतलब वो पीएचडी कर रखा है उन्होंने ट्रेडिंग में। लेकिन जब वो बैठते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने, हार्ट बीट बढ़ती है, जो भी उनका मैनेजमेंट है वो खत्म होता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं, अग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। मतलब वो सब कुछ कर लेते हैं 85% पीपल। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी पे बैक टेस्टिंग नहीं करी है, अपनी स्ट्रेटजी पे उनको फेथ नहीं है। आज उन्होंने उस गुरुजी का वीडियो देख लिया, कल किसी और गुरुजी का वीडियो देख लिया, कंफ्यूज परसों रहते कुछ हैं। और, ऑलवेज हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि पहली गलती तो ये हो रही है आज का यूथ, देखिए जी। आफ्टर कोविड इंडिया में, विश्व में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट इंडिया में खुला है आफ्टर कोविड। तो जब सबसे ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट इंडिया में खुला तो सबसे ज्यादा ट्रेडर भी इंडिया में है, वर्ल्ड लार्जेस्ट। सही बात। अब इन्होंने सीखा थोड़ी है, इन्होंने तो बस कोविड में बैठे थे, देखी देखा लोगों का अकाउंट ओपन कर लिया, मनी जो भी अवेलिस किया, टाइम खत्म किया अपना। अब उसमें से कुछ लोगों ने सीखना शुरू किया, तो जो लोग सीखना शुरू किया वो नहीं सीख पाए। बहुत सारे तो मेरे भी स्टूडेंट हैं कि मेरा क्लास आके ज्वाइन किया और इस समय उन्होंने खुद की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया है, लेकिन खुद का जो मैंने उनको अकाउंट दिया था वो फेल कर गए। तो ज्ञान तो उनके पास इतना, सोशल मीडिया का जमाना है, इतना ज्यादा ज्ञान है कि आप किताब पढ़ के पीएचडी कर लेंगे। असल में एक सही ट्रेडर की पहचान होती है जब वो सामने बैठता है ट्रेडिंग टर्मिनल के, तो वो नहीं है लोगों को। उपेंद्र जी, ऐसा कोई सिचुएशन जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका हार्ट बीट कुछ ऊपर नीचे हो रहा हो, ऐसा कोई माने हेवी हेबॉक सिचुएशन कुछ है तो बताइए। अभी नहीं है, लेकिन पहले तो मैं भी कभी एक ऐसा हुआ नॉर्मल हो? ट्रेडर था ना। कभी ऐसा हुआ हो वही उस जब समय? फर्स्ट ट्रेड में जब 53% कमाया था, तो सातवें आसमान पे था मेरा आत्मविश्वास कि मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा हो रहा है। मैंने पहले ट्रेड में 53% कमा लिया। ये लोगों को कुछ नहीं आता जो सामने बैठे हुए थे, इनको कुछ नहीं आता, मैं ही सब कुछ हूँ। मतलब ऐसा कोई टेरिबल सिचुएशन जो आपका पसीने छूट रहे हो कि अब तो गया तो अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा, या फिर अब तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, ऐसा कोई सिचुएशन कभी ऐसा शुरू में हुआ हो? रात में पता चला कि जिस ब्रोकर के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो इंडिया में बंद हो गया। तो सुबह अपने आप को हॉस्पिटल में पाया, और रियल घटना है। तो ये मत पूछिए कि क्या सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है मेरे साथ। रात में पता चला, 11 बजे की न्यूज आई कि आज से अभी वर्किंग क्लोज, और सुबह मैं खुद को हॉस्पिटल में, होश आया मुझे। कैसे मैनेज किया फिर आपने आगे उसमें? अब जिंदगी है तो मैंने तो करना ही अप एंड डाउन पड़ेगा। होते रहता है। सेल्समैन था मैं, इंश्योरेंस बेचता था, तो एक इंश्योरेंस बेचने वाले का जिगरा थोड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू नॉर्मल पीपल रहता है। क्योंकि इंश्योरेंस में क्या होता है कि हफ्ते भर में 5 बार नौकरी जाती है, दिन भर में 5 बार नौकरी जाती है। बेटा तेरे से नहीं पाएगा, तू रिजाइन कर दे, ये सुनता था ये मैं, भी सुनता हूँ। सुनता था। इंश्योरेंस का एक और कल्पना है, सपनों की दुनिया, उसमें आप क्या कहिएगा उसको लेके? इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग हमारी लाइफ में, वो होना चाहिए। मैंने लाइफ में बहुत लोगों को देखा है, जब वो जिंदा थे उनकी फैमिली बहुत अच्छा चल रही थी, उनके जाते ही फैमिली रास्ते पे आ गई। तो वो इसीलिए कि उन्होंने खुद को नहीं समझा। हम आज के डेट में गाड़ी खरीदेंगे 20 लाख, 25 लाख की, 10 लाख की, वो बिना इंश्योरेंस के सड़क पे नहीं आएगी। करोड़ों का वैल्यू का ही अपने लाइफ है, जो अपना शरीर है, ये बिना इंश्योरेंस के घूम रही है, तो वो गलत है। चलिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इंश्योरेंस आपको अरबपति करोड़पति नहीं बनाता, इंश्योरेंस आपको कंगाल होने से बचाता है, बस इतना है। आपका सबसे हेवी लॉस कब हुआ और कितने का हुआ है? $8,448 का सिंगल ट्रेड में। $8,000 डॉलर का सिंगल ट्रेड में? सिंगल ट्रेड में। उसमें कैसा सिचुएशन रहा होगा आपका क्या? उस समय मैं किंग हुआ करता था, नॉलेज था नहीं, जिसको भी नॉलेज नहीं है वो मार्केट का किंग है। मैं भी था किंग। वो मेरे अगेंस्ट मार्केट जा रही है, मैं लगातार उसको एवरेज किए जा रहा हूँ, एवरेज किए जा रहा हूँ, एवरेज किए। मोस्टली पीपल यही करता है, स्टॉप लॉस नहीं लगाता वो उनको ये लगता है कि अभी प्रॉफिट में आया, मैंने अभी ट्रेड लिया, वो थोड़ा सा प्रॉफिटेबल आया, तो अब फोमो क्रिएट हो गया कि जो मिल रहा है जल्दी ले लो, नहीं तो अभी अभी चला जाएगा। तो हम पचा नहीं पाए प्रॉफिट को अपने, वही हमारे अगेंस्ट चला गया। जब अगेंस्ट चला गया तो ठीक है, अभी थोड़ी देर में रिकवर होगा, फिर तो और चलो होते एवरेज चला कर दो, और नीचे गया, अच्छा अब रिकवर होगा, अच्छा चलो फिर से एवरेज कर दो। अब जो काम, सीधी बात है, उंगली में कैंसर हुआ, उंगली प्यारी थी, पंजा गया, पंजा पूरा सड़ गया, हाथ चला गया, हाथ को अगर बचाएंगे तो शरीर जाएगी। वही होता है, लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और सीधा अकाउंट ब्लो कर देते हैं, मैंने भी कर दिया था। तो जब $8,000 का आपने फटका खाया तो कभी रिवेंज ट्रेडिंग किया आपने? रिवेंज ट्रेडिंग सब कुछ किया है सर, पहले बोल तो रहा हूँ। तो शायद ही कोई ऐसा काम है जो मैंने ना किया हो शुरुआती दौर में। और ये बात मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि एज अ टीचर मुझे लोग मिलते हैं, तो मुझे पता है कि अगर वो कहें तो क्या क्या करने वाले हैं, और मैक्सिमम पीपल वो को रिलेट कर जाते हैं। आपने अभी तक अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग से कितना का कैपिटल बनाया है? बस ये समझिए कि जो मेरी ड्रीम लाइफ थी मैं जी रहा हूँ,
तो कुछ शेयर कीजिए हमारे दर्शकों को। चलिए बता देता हूँ मैं आपको कि मैं पेशे से एक सेल्समैन था, इंश्योरेंस एडवाइजर, ब्रांच मैनेजर तक गया। फिर एक ऐसे ही क्यूरोसिटी बस मैंने ओपन किया, इजी मार्ट रिटेल शॉप स्टोर मैंने ओपन किया। ट्रेडिशनल व्यवसाय में 2-2.5 करोड़ के कर्जे में आ गया। हम्म, जब मैं रिजाइन किया था तो मेरी सैलरी 12 लाख के आसपास का पैकेज था मेरा। 8 से 12 लाख का पैकेज होता है 3 टियर सिटी में। ये पैकेज छोड़ के मैंने अपना शुरुआत करी थी। उसके पहले तो कमीशन एजेंट था, फिर जब सेल्स मैनेजर बना तो पहले 2 लाख का पैकेज, 3.5 लाख का, 5 लाख ऐसे बढ़ के गया था मैं। कुल मिला के जो जमा पूंजी थी वो निकाल के, पीएफ का पैसा निकाल के मैंने मार्ट में डाला। एक ही साल में 5 ब्रांचेज ओपन कर ली। तो वो जो 2.5 करोड़ का इंडिया खर्चा में था, ही? गोरखपुर में, इंडिया में नहीं, गोरखपुर में ही? गोरखपुर में। तो अच्छा नाम था इजी मार्ट का उन 1-2 सालों में जितने दिन चला वो। अब जो 2.5 करोड़ का कर्जे में आ गया मैं, तो अब कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जो सेविंग थी वो तो खत्म हो चुका था। जो प्रॉपर्टी का फ्लैट वगैरह लखनऊ में थे बिक चुके थे मेरे। 2.5 करोड़ का कर्जा हम लोग के लिए पहाड़ है, एवरेस्ट से भी बिल्कुल, एक ऊंचा है। नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत है। मैं नॉर्मल से भी नहीं था, मैं बिलो नॉर्मल फैमिली से मैं आता हूँ। तो वो चीजें हो गई। अगर सारी प्रॉपर्टी घर वाले बेच भी देते तो 2.5 करोड़ का कर्जा नहीं चुका नहीं हो पाते। पाता। इतनी इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी अपने पास। अब किसी के कहने पे, किसी दोस्त के कहने पे मैंने शुरू कर दिया फॉरेक्स ट्रेडिंग। और जब शुरू किया तो 27 महीने का एक आइसोलेशन मोड में चला गया मैं, क्योंकि जो किया नुकसान ही किया, फायदा हुआ नहीं कभी। तो अच्छा हुआ, चलो सीख के कर लेते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस में था तो सीखने का एक ललक था पहले से कि सीख के करना है, तो कुछ बच गया। अब जब वो 2.5 करोड़ भरने की बारी आई, जब मैं कभी प्रॉफिटेबल हुआ और भरने की बारी आई, तो 4 महीने लगे उसको भरने में। 4 महीने में भर दिया आपने? खत्म, चारों खाने चित। टोटल कैपिटल कितना कमाया? वही तो मैंने सवाल किया आपने। ठीक है, वो जवाब मैं नहीं दे सकता आपको। अरे बताइए देखिए तभी तो लोग। देखिए, अब मैं पैसे कमाता हूँ ये सोच के अगर जनता मेरे पास आती है, वो गलत मैसेज है। वो पैसे बना सकते हैं, उसके लिए उनको सीखना पड़ेगा। और ये मान के चलना पड़ेगा कि जैसे वो जॉब में फेल हुए, जैसे वो बिजनेस में फेल हुए, पास हुए, जॉब में पास हुए, उस तरीके का सेम फेलियर और सेम पास होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ भी है, पॉसिबिलिटी यहाँ भी है। तो वो जब सीख के करने आएंगे तो वो सीखेंगे। और मेरा जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो एक नंबर है, वो बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो नॉन अचीवेबल नहीं हो सकता। अगर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली जहां मैं आज हूँ वहां आप भी पहुंचोगे, मेरे को भी पार कर जाओगे। मैं इतना बड़ा नाम नहीं हूँ इंडस्ट्री का, मेरे से भी दिग्गज हैं जहाँ पे पड़े हुए हैं, मैं उनके कहीं नहीं आता, उनके इर्द गिर्द कहीं नहीं आता। वो हमसे बहुत बड़े हैं। मैं उनका 1000वां हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं अपने जो मेरे गुरु जी हैं, मैं उनका 1000वां हिस्सा बनना चाहता हूँ कि काश उनका 1000वां अंश में बन जाऊं। 1000 पार्ट में अब बन यस, जाऊं। और उसके बाद मैं भी बनना चाहता हूँ। तो सोच के देखिए कि अगर मैं बन जाऊंगा तो क्या करूंगा। तो बस ऐसा है। एक मूवी है स्कैम 2004 और हम्म, 3, उसमें एक कहावत है कि मैं पैसा कमाता नहीं, पैसा बनाना है मुझे, कमाना नहीं बनाना है। हम्म। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो ये लाइन है यहाँ पर सुटेबल बैठ रही है? स्कैम 92 की आप बात कर रहे हैं, हर्षद मेहता पे बना नहीं, हुआ एक था। और 2004 में हुआ था, 3 में स्टैम्प अच्छा पेपर को लेकर स्कैम हुआ था उसमें, अच्छा, कि पारिक की मैं बात पैसा है, कमाऊंगा नहीं बनाऊंगा। प्रिंट करूंगा, हाँ। हेमंत पारिक की बात कर जी, रहे हैं आप तो जो। उसमें ये सही लाइन बैठती है फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके कि यहाँ कमाया नहीं जाता, यहाँ पैसा बनाया जाता है। लाइफ बनाई जाती है, जनरेशन बनाया जाता है। मतलब जो भी बेंचमार्क आप सेट करोगे फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके, वो छोटा पड़ जाएगा। बस इतना जानिए, विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, इससे बड़ा मार्केट है ही नहीं। सर ये सब चीज इंडिया में कहीं ना कहीं इस चीज को लेके कंसेप्शन जो है अभी भी कहीं ना कहीं छोटा हुआ रखा है। मतलब लोग सोचते हैं कि गलत है, इलीगल है। दुबई में आप जानते होंगे, मेरे से अच्छे जानते होंगे, दुबई में ये सब चीज लीगल है और ओपन है। तो क्यों यहाँ के मार्केट के लोग जो हैं दुबई जाके क्यों नहीं ये सब चीज काम शुरू करते हैं? इंडिया में वो लोग क्यों? मोस्ट ऑफ क्रिप्टो ट्रेडर, फॉरेक्स ट्रेडर इंडिया से दुबई मूव कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, वो जाके, जैसे सारे लोग नहीं करते ना वहाँ। अगर देखिए, अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है तो आप फंडिंग अकाउंट के साथ ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपके अंदर अग्रेसिवनेस है, अगर आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, तो आप फंडिंग अकाउंट के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। फंडिंग अकाउंट के साथ ट्रेड वही करेगा जो थोड़ा काम हो। ठीक है, वो पेशेंस के साथ काम करता हो, कैलकुलेटिव हो, बहुत ज्यादा उसके अंदर तत्परता ना हो, बहुत उत्सुक ना रहता हो, आराम से चलता हो। वो लोग कर सकते हैं फंडिंग अकाउंट के साथ। अब कोई ऐसा है जो ये चीजें नहीं आती हैं, बहुत लोगों की पर्सनालिटी मैच नहीं जी। करती है, वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा गंभीर बनना चाहूँ, नहीं बन पाते हैं। तो उनके लिए है, वो किधर भी मूव कर जाएं। और जरूरी थोड़ी है कि दुबई जाएंगे, जॉर्जिया है, बैंकॉक है, थाईलैंड है, और भी बहुत सारी कंट्री, यूके है, उधर आप लीगली कर सकते हो ऑपरेट। कनाडा जाके लीगली ऑपरेट, हाँ। कनाडा में जब आप यूरोपियन कंट्री जाते हो, कनाडा जाते हो, तो उसमें वो महंगी कंट्री है, तो आपकी लाइफस्टाइल जो होगी थोड़ा सा बढ़ जाएगी, अपग्रेड पोश हो हो जाएगी। जाएगा। तो इस वजह से लोग दुबई मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुबई में ही कर रहे हैं, आप जॉर्जिया जा सकते हो, आप उधर थाईलैंड जा सकते हो, आप
कनाडा जा सकते हो। ऐसा कोई तरीका जब हैवी लॉस हो जाए उसको संभालने का कोई तरीका, कंट्रोल करे, संभाले खुद को? मैं तो ये कहूंगा कि हैवी लॉस तक जाना क्यों है। अगर आप अपने कैलकुलेशन को ध्यान दीजिए, अगर आपने लॉस को अगर आपने जान लिया, जी अगर आपने जान लिया कि आपको पर ट्रेड क्या लॉस करना है, सिमिलरली अगर आपने जान लिया कि पर ट्रेड हमें प्रॉफिट क्या करना है, जी पर डे क्या लॉस करना है, पर डे क्या प्रॉफिट करना है, वीकली क्या लॉस होना चाहिए, मतलब कितना वीकली कितना लॉस होने पर हमें रुक जाना रुक है, जाना है। कितना वीकली प्रॉफिट होने पर हमें रुक जाना है, हमको मंथली कितना नुकसान करना है अपने ट्रेडिंग कैपिटल का, हमको मंथली प्रॉफिट कितना करना है अपने कैपिटल का। अगर हमें ये पता चल गया तो हम हैवी लॉस से वैसे ही बच जाएंगे। ये सीखने के लिए किसी को भी ज्वाइन करो, किसी को भी ज्वाइन करो। वो यूट्यूब और इंस्टा देख के मत जाओ, वो रील देख के मत जाओ। रील देखो, अगर आप आज बिगनर हो, जी अगर आज आपने फॉरेक्स नाम का कोई शब्द सुना, आपके जहन में आया, तो आप उसे सर्च करो चैट जीपीटी पे, आप उसे ढूंढो यूट्यूब पे, उससे रिलेटेड थाउजेंड्स ऑफ वीडियो देखो, बट उसे अप्लाई मत करो। जो वो बोल रहे हैं उसको रियल लाइफ में अप्लाई मत करो। एक मेंटोर ढूंढो। अगर आप पूछो कि कैसे मेंटोर ढूंढना है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। कैसे बताइए, ठीक दर्शकों है, को बताइए। दर्शकों को मैं बता सकता हूँ कि मेंटोर ऐसा होना चाहिए कि वो मेंटोर होने से पहले खुद भी ट्रेडर हो। ठीक है, जैसे जी मैंने इसके पहले बताया हाँ कि सोशल मीडिया पे वो जो है डॉक्टरेट उनको मिल जाएगा ट्रेडिंग में, लेकिन जब वो टर्मिनल पर बैठेंगे तो उनके हाथ पांव फूल जाएंगे। तो पहले वो खुद ट्रेडर हो। कैसे पहचानेंगे उस ट्रेडर को? उसका पीएनएल वेरीफाई होना चाहिए, जी। एक्सेस हो पाए, तो वो ये आम पब्लिक लोग हो, कैसे जाएंगे, पब्लिक कैसे वो जानेंगे? पता चल जाता है, पता चल जाता है। आजकल है, चीजें पता चल जाती हैं। अब जब ये पता चल गया कि वो ट्रेडर है, उसका पीएनएल देख लिया कि प्रॉफिटेबल है वो, जी जो उसकी बातें हैं, जो ज्ञान की बातें वो दे रहा है नेट पे, इंटरनेट पे, क्या वो उसके ट्रेडिंग टर्मिनल जो उसका पीएनएल है वहां से मैच कर रही है? तो ये पहला है, ये पहली चीज है जो फुलफिल हुई। देखना होगा अब उससे। दूसरी क्राइटेरिया कि क्या वो स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है या वही काम कर रहा है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न में उलझा हुआ है। जी आपको बताऊं कि जब कंप्यूटर आया था तो काम होता था एमएस डॉस पे, फिर वो चेंज हुआ माइक्रोसॉफ्ट पे। अब माइक्रोसॉफ्ट पे भी बहुत सारे अपडेट वर्जन आ गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ट्रेनर भी, जो वो टीचर है वो भी अभी वही है, कैंडलस्टिक पैटर्न में उलझा हुआ है। उसकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो वेरीफाई होनी चाहिए, टेस्टेड होनी चाहिए, बैक टेस्टिंग होना चाहिए उस पर। कोई शॉर्टकट मैं पूरी तरीका? बात नहीं किया भाई, बैक टेस्टिंग होना चाहिए, बैक टेस्टिंग रिपोर्ट होनी चाहिए। और जब बैक टेस्टिंग रिपोर्ट हो जाए उसके बाद डेमो ट्रेड करना चाहिए। और जब डेमो ट्रेड होना चाहिए उसके बाद अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो जी फिर फंडिंग अकाउंट के साथ ही ट्रेड करोगे, कसम खा लो, कभी खुद का कैपिटल नहीं लगाओगे। अच्छा, फंडिंग अकाउंट का कोई क्राइटेरिया है? कैसी कंपनी होती है, उसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि हम किसको फंड देंगे? वो लोग सबको हाँ, सबको दे देंगे ये फंड? देखिए, आप एक पेमेंट देते हैं, एक पेमेंट देके परचेज करते हो। ऐसे जी समझ लो कि हमने डीएल के लिए अप्लाई किया, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, जी एक फीस है ना, हम्म 1000-1500 की पासपोर्ट के लिए, वो आप अप्लाई करोगे, वो जमा करोगे। तो वैसे ही फंडिंग अकाउंट परचेज करने के लिए एक फीस आप देंगे फंडिंग कंपनी को, जो कि कैपिटल का 0.5% से लेके 1% तक होता है। अगर $1,00,000 का अकाउंट आपको लेना है तो $1,000, $500 से लेके $1,000 के बीच में अलग अलग फीस है, वो आपको पे करना होगा। वो जब आपने पे कर लिया तो आपको एक अकाउंट मिल गया जिसे कहते हैं स्टूडेंट अकाउंट, फेज 1 का। जी उसकी कुछ क्राइटेरिया होती है जिसका रिस्क मैनेजमेंट वो कंपनी निर्धारित करती है। उसको ध्यान में रखते हुए आप फर्स्ट फेज क्लियर करो, फिर वो रिस्क मैनेजमेंट टीम तय करेगी कि आपने सही तरीके से वो फर्स्ट फेज क्लियर किया कि नहीं। अगर किया तो तब फिर वो आगे आपको प्रोसेस। सेकंड स्टेप का यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे। जब सेकंड स्टेप का भी कुछ उनका नॉर्म है, उसको अगर आपने कंप्लीट किया, जी तब वो फिर चेक करेंगे दोबारा कि आपने इसको फुलफिल किया कि नहीं। और जब आपने कर लिया तो फिर वो आपको मास्टर अकाउंट देते हैं, और मास्टर अकाउंट में जो भी आप अर्न करोगे 80% से लेके 100% तक आपका। इन पूरे प्रोसेस में, पूरे दौरान में जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उपेंद्र जी, सर, ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका जो तुरंत ग्रो कर जाए, तुरंत ट्रेड की मार्केटिंग उसका बढ़ जाए, तुरंत उसका पारा अप हो जाए? कम से कम पीठ पीछे वही चलते हैं कि कम से कम आपको यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल, मतलब बिगनर टू प्रॉफिटेबल ट्रेडर जाने के लिए मिनिमम 6 महीने का समय लगेगा, 6 महीने से 1 साल का। जी बात कर रहा हूँ बिगनर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी की। अब उसमें आपको मास्टर बनना है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो ये टाइम ले जाएगा आज से लेके कम से कम 2-3 साल तक। फिर से बता रहा हूँ आपको कि बिगनर से लेके एक मास्टर बनने तक। प्रॉफिटेबल ट्रेडर तक जाने की जर्नी जो है वो 6 महीना से 1 साल है। उसके बाद जब आप प्रोफेशनल ट्रेडर की बात करते हो तो 2 साल 3 साल जाएगा। मिनिमम। हाँ, शुरू से आज से लेकर वहां तक यानी जाएगा। कोई शॉर्टकट तरीका इसका है ही नहीं है? नहीं, हो ही नहीं सकता। आपका जो फोमो है, जो आपका ओवर ट्रेडिंग है, जो आपका रिवेंज ट्रेडिंग है,
वो रात भर में खत्म हो ही नहीं सकती, वो एक टाइम लेगा, वो हैबिट है ना आपका, जी। वो जो लालच भरा हुआ है। आप ऐसे सोच लो कि जैसे बात कर रहे थे ना कि लोग लोन लेके लगा देते हैं ट्रेडिंग में पैसा, क्यों लगा देते हैं? लालच बस, उधार लेके लगा देते हैं, घर का ज्वेलरी बेच देते हैं। मेरे नॉलेज में बहुत सारे लोग हैं, हाँ, वो आते वो कैसे घर आते पे रहते हैं। वो घर पे मांग रहे हैं पैसे कि ज्वेलरी दे दो, मैं बेच के ट्रेडिंग करूंगा। तो ये हो रहा है लाइफ में, हर जगह हो रहा है। कुछ लोग वो बड़े ब्याज पे पैसा उठा लेते हैं साहूकार से। जी। अच्छा, साहूकार भी क्या बोलता है कि लोगों को, बाकी लोगों को देगा 3% मंथली पे, और अगर वो पता चल गया कि आप जा रहे हो ट्रेडिंग करने, आपसे लेगा 10%, 20%, बढ़ा गया। और आप दे भी दोगे, क्योंकि आपके पास एक गलत माइंडसेट आपका बना हुआ है ट्रेडिंग को लेकर। मार्केट गलत नहीं है, आपका माइंडसेट गलत है। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करना होता तो इसके अलावा आप क्या आज होते, क्या बनते? तब आज में होता ही नहीं, क्योंकि वो जो 2.5 करोड़ का कर्जा था ना, वो बहुत गर्त में डाल दिया था, बहुत नीचे तक ले जा चुका था। सिर्फ ट्रेडिंग ही, खास करके फॉरेक्स ट्रेडिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी। जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मिल रहे हैं। तो सोच के देखिए कि अगर कोई ऐसा जो है कि घर का वो सब्जी तक नहीं मैनेज कर पा रहा है, दूध भी नहीं ला पा रहा है, फीस तक नहीं जमा कर पा रहा है, तो वो 2.5 करोड़ का कर्जा कहाँ भरेगा? तो वो वहां से लेके यहाँ तक की जो जर्नी है वो सिर्फ यही पॉसिबल है, और कुछ नहीं। हाँ, या तो अगर मैं इंडिया में नहीं होता, अगर मैं यूपी में नहीं होता, मैं भी कहीं अगर यूएस वगैरह में होता, हो सकता है कैसीनो वगैरह में जाके लका जमाया होता, और शायद मैं कोई लग गया होता, मुझे लॉटरी वोटरी कखे। जैसे आप बता रहे हैं सर, क्या ये पॉसिबल है कि जैसे मैं सुना हूँ अपने रिसर्च से कि हर दिन वर्ल्ड में $7 ट्रिलियन से भी अधिक का मार्केटिंग होता है ट्रेडिंग में, थोड़ा सा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में। जी। हाँ, आपने भी मेहनत करी हुई है। जी। हाँ, तो बिल्कुल सही है। जो मेरा रिसर्च ये है, तो क्या ये पॉसिबल है कि 10,000 रुपए से हम इसको 5 लाख 50 लाख बना दें ट्रेडिंग करके? जुआ है वो, वही माइंड से वो जुआ है। आप 10,000 रुपीज, मैं इसको दूर कर देता हूँ। 10,000 रुपीज को जब बात करें आज के डेट में, एक राउंड फिगर ले लेते हैं $100 की। जी। तो $100 खुद का अगर आपने इन्वॉल्व किया फॉरेक्स ट्रेडिंग में, और मेरा जो रूल है, जो मेरी स्ट्रेटजी है, वो ये कहती है कि 1% अगर दिन का कमा लिए, आपका दिन का काम हो गया। सिमिलरली अगर आपने 10 से 20% कमा लिया, तो आपके मंथली टारगेट्स मीट आउट। मीट आउट। तो अगर $100 का आपका ट्रेडिंग कैपिटल है, जी। तो 10% कितना होगा महीने का? $10। $10। तो क्या $10 इतना बड़ा अमाउंट है कि आप ट्रेडिंग टर्मिनल पर समय देंगे? आंसर इज नो। नो। उस केस में आप $100 जो इन्वेस्ट कीजिए, और एक फंडिंग अकाउंट परचेज कीजिए। $100 के इन्वेस्टमेंट पे आपको लगभग मतलब $150 के खर्चे पे $25,000 का अकाउंट मिल जाता है, फंडिंग अकाउंट। जी। $150 के खर्चे पे। अब आपको जब $25,000 का अकाउंट मिल गया है, जब इसकी बात करेंगे आप, और 10% की, तो ये होता है $2,500। और $2,500 का मतलब होता है इंडियन करेंसी में 2 लाख से 2 ज्यादा। लाख से ज्यादा। अब जब मंथली 2 लाख रुपए आप अर्न कर रहे हो, एक सीन मैंने बताया कि $150 अगर आप खुद का इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, तो आपकी इनकम हो रही है $15 महीने जी। की। वही अगर $150 आपने फंडिंग अकाउंट के थ्रू गए, तो आपकी इनकम आ रही है लगभग $2,500 पर डॉलर। मंथ की। $2,500 इतना बड़ा अमाउंट है कि अगर रिलेटिव में किसी की डेथ भी हो जाए ना, तो आप नहीं जाओगे, आप बोलोगे मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। आज की मानसिकता जो है, ठीक है। एक यही रीजन है कि आदमी को फंडिंग अकाउंट के साथ काम करना चाहिए। जो युवा अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि ट्रेडिंग में आए, कहीं ना कहीं वो अपने डाइवर्ट होता है, कहते हैं नहीं मुझे ट्रेडर बनना है, पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, मैं तू जितना कमाएगा उससे मैं अधिक मैं कमा लूंगा। आज उनकी जो मानसिकता है उस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? मानसिकता उनकी बहुत अच्छी है। मैं तो इसमें गवर्नमेंट से चाहता हूँ कि जैसे लोग मुद्दा उठाते रहते हैं कि +2 के आसपास, मतलब जो भी स्कूल के ऊपर की लड़कियां जो जा रही हैं, उनको एक डिफेंस का क्लास दिया जाए, मार्शल जी। आर्ट का क्लास दिया जी। जाए, मैंडेटरी कर दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि आफ्टर स्कूलिंग एक जो है ट्रेडिंग का भी क्लास होना चाहिए, फिनांस का भी एक क्लास होना चाहिए। अब वो चाहे संस्कृत पढ़ रहा हो, चाहे उर्दू पढ़ रहा हो, चाहे वो बिजनेस पढ़ रहा हो, साइंस हो, कुछ सब भी, में। कोई भी स्ट्रीम हो, एक फाइनेंस का क्लास होना चाहिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए लोगों को। और उसके बाद यहाँ पे करना चाहिए उनको। ट्रेडिंग जरूरी है आज के टाइम में, बहुत बिल्कुल। जरूरी है। चलिए एक और, एक दो सवाल और रहेगा। क्या 100% विन पॉसिबिलिटी है कि कभी 100 नहीं, 100% विन थ्योरी कभी जो है नहीं, क्या है? कभी नहीं। कभी नहीं है। स्टॉक मार्केट किसी भी ट्रेडिंग में 100% विन कुछ होता ही नहीं है, मिथ है ये। जी। और वो जो तैयारी कर रहे हैं या ट्रेडर बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसी किताब जो पढ़ना चाहे, उनको पढ़ना भी चाहिए? ट्रेडिंग पे नहीं, अपने ग्रोथ के लिए उनको साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़नी चाहिए। ठीक है, पहले वही पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब है ये, सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ आज उपेंद्र मिश्रा जी थे, खुद कोच भी हैं, ट्रेडर भी हैं, और काफी कुछ चीजें बता चुके हैं अपने लाइफ के बारे में भी, कैसे
यहाँ पर अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के। जाते जाते एक बढ़िया सवाल मैं पूछूंगा कि वो युवा, वो जेनजी, वो भारत के लोग, हाँ कहीं के भी, उनके लिए आपका क्या कुछ एक मैसेज रहेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके, और आपके कोचिंग संस्था को भी लेके, कहाँ है, किस तरीके से है और कैसे तैयारी होती है सर वहाँ पे? फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सारे उम्र के लिए, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, खास करके जो होम मेकर महिलाएं हैं उनके जी। लिए। और क्योंकि ये 24 घंटा ओपन रहता है, विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है, जैसा कि आपने बताया 7 ट्रिलियन से लेकर 10 ट्रिलियन तक का ऑर्डर बुक हुआ है एक दिन में, जी। जो कि इंडियन इकोनॉमी का लगभग 3 गुना 3 है गुना आज के डेट में। क्योंकि इस समय हम लोग भारत की चौथी पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, हम लोग बहुत नीचे आ चुके हैं आज के डेट में। तो बहुत बड़ा है, जरूर करना चाहिए। हाँ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन पे होनी चाहिए। पहले खुद को एजुकेट कीजिए, उधर करियर बनाइए, और उसके बाद फिर इसमें आइए, ट्रेडिंग में आइए, इन्वेस्टमेंट को देखिए। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें हो सकता नहीं है, बिल्कुल है। एक चीज आपने मिस किया, उसको लेके, टैक्सेशन को लेके। हाँ, टैक्सेशन को लेके भी इसमें क्या कुछ ठीक है, चीजें हैं? टैक्सेशन के लेके ये है, सबसे बड़ी बात जब आती है तो मैं बताऊं आपको कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप जो पे आउट ले रहे हो जी। फंडिंग अकाउंट के थ्रू, जी। जब आप पे आउट ले रहे हो, तो वो पे आउट अगर आप अपने इंडियन अकाउंट में ले रहे हैं तो अब उसमें आप ड्रॉप सर्विस जैसे फ्रीलांसर करके दिखा सकते हैं, आप किसी कंपनी के लिए फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और उस पर एज पर जो इनकम टैक्स स्लैब है आपको वो टैक्स पे करना होगा। 20 लाख से ज़्यादा अगर आपका इनकम आ गया साल भर के अंदर, तो आपको 18% की जीएसटी पे जीएसटी करनी देनी होगी। होती है। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो फंडिंग अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो वो फंडिंग अकाउंट का पेमेंट अगर आप क्रिप्टो में ले रहे हैं, तो उसमें भी एक है कि अगर आप रेगुलराइज एक्सचेंज पे ले रहे हैं, जी। जैसे बिनांस है, तो आपको 30% का फ्लैट टैक्स, अगर आपने $100 भी कमाया, यानी 9500 रुपये भी अगर आपने कमा लिया, तो 9500 का 30% टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। भारतीय होने का आप एक जिम्मेदारी से निभाएं, नागरिक होने का, भारतीय नागरिक होने का अपनी जिम्मेदारी और निभाएं, अपना टैक्स पे करें। और अपना टैक्स समय से पे करें। दूसरा, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा, तो क्लेवरनेस अगर चाहते हैं थोड़ा सा, आप अगर होशियार हैं, तो उसको डेस्क पे लीजिए, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे लीजिए, जहाँ पे आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छे से करना चाहते हैं, अगर साल का 50-60 लाख रुपए की इनकम आपकी हो जा रही है जी। फॉरेक्स से, तो बेहतर होगा कि आप दुबई जाएं, उधर जाके ट्रेड करें, और जब आपको ट्रेड करके या तो उधर ही सेटल हो जाएं, अगर घर प्रिय है, इंडिया से बहुत लगाव है, तो आप बैक। उधर जाके उधर अकाउंट खुला के पेमेंट आप उस अकाउंट में लीजिए दुबई वाले, और फिर आप यहाँ से ट्रेड करिए। जब आपको पेमेंट ले आना हो इंडिया, तो इंडिया से 183 दिन आपको बाहर रहना पड़ेगा। वो जरूरी नहीं है कि आप दुबई में जाके कहीं रहें, भी, कहीं कहीं भी। भी, मतलब इंडिया से 183 दिन बाहर रहना है। बैंकॉक, इधर सस्ते देश हैं, उधर घूमते रहिए, जब 6 महीना कंप्लीट हो जाए, सारा पैसा आप एक साथ ला सकते हो, टैक्स फ्री होगा, इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा कोई उसका? टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप इंडिया से 6 महीना बाहर रह गए, जी। तो आप जो भी पैसे लेके आओगे वो टैक्स फ्री होगा इंडिया में। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसा करते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए, ये नॉलेज जो था लोगों को पसंद भी आएगा और लोग शेयर भी करेंगे। सर, आपका कोचिंग संस्था कहाँ है? लोग कैसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं, और आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे संपर्क करेंगे? हमारी टीम से संपर्क करें। मेरा संस्था, हम लोग अभी गोरखपुर में है, जी। गुड़गांव में है, तो और हमें हमारे संस्था से संपर्क करने की जरूरत नहीं है, आप हमारी टीम से संपर्क करके पता करिए कि हमारा वर्कशॉप कब हो रहा है। 3 दिन का एक ऑफलाइन वर्कशॉप होता है, हम लोग जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे लेते हैं, हम पटना में भी लेते हैं, गोरखपुर, पटना, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जी। इन सब जगहों पे हम अपना 3 दिन का एक ऑफलाइन वर्कशॉप करते हैं। उस 3 दिन के वर्कशॉप में पहला दिन बेसिक बताया जाता है, दूसरे दिन सीधा स्ट्रेटजी बताई जाती है, और तीसरे दिन स्ट्रेटजी पे बैक टेस्टिंग कराया जाता है और लाइव ट्रेड खोजा जाता है। इस 3 दिन के बाद वो अपने घर जाते हैं स्टूडेंट। अगर उनको प्रॉब्लम है तो हमारा कोई दूसरा वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उसका हम कोई फीस उनसे नहीं लेंगे। होटल स्टे फूडिंग सब इंक्लूडिंग है, फीस के अंदर छोटा सा अमाउंट है वो देना होता है इनको। देन आफ्टर, अगर उनको लगे कि अभी कुछ तो क्लैरिटी बाकी है, तो किसी भी दूसरे तीसरे चौथे वर्कशॉप में आ सकते हैं। 3 दिन में क्या ही सीखेंगे वो, तो उस केस कुछ में आइडिया मिल जाएगा। आइडिया मिल जाएगा, कैसे ट्रेड पहचानना है, कैसे ट्रेड लेना है, ट्रेड सर्च करना है, वो शुरू कर देते हैं। अब कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए हर संडे हम लोग जूम सेशन, एक वीकली जूम सेशन रखते हैं, जिसमें जो प्रॉब्लम है वो पूछिए। तो बिल्कुल। इस तरीके से ये पूरा 1 साल का जाएगा। मैं तो कहता हूँ 1 साल नहीं, ये लाइफ टाइम का है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लास्ट ईयर के हैं, वो आज भी हमसे जुड़े हुए हैं।
उसके पहले से हैं, पता चला अक्टूबर 2024 के हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। जुड़ा है। तो एक बार भी आप आ गए तो मतलब हम आपको सिखा के ही भेजेंगे, अगर आप क्विट नहीं कर रहे हैं तो। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, उनको $10,000 का एक फंडिंग अकाउंट दिया जाता है हमारी तरफ से। हमारे सारे स्टूडेंट को हम होटल स्टे, फूडिंग, 3 दिन का वर्कशॉप, एक वीकली सेशन, साथ में अगली बार अगले सेशन सेशन में के लिए फ्री एंट्री के साथ एक $10,000 का फंडिंग अकाउंट दिया जाता है, ताकि वो खुद का कैपिटल ना बर्बाद कर करें। और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो $10,000 से बढ़ के अब $1,00,000 का फंडिंग अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। तो बहुत सारे हैं चलिए, जो अभी 1,00,000 फंडिंग अकाउंट के साथ काम कर रहे हैं। 1 लाख आंकड़ा पार हो चुका है पार आपका। पार हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। और आपको भी बताना चाहूंगा कि अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो आप उपेंद्र सर से मिलिए, जानिए, क्योंकि खुद कोच भी हैं, उससे पहले ट्रेडर भी हैं, और उससे पहले फटका भी बहुत खा चुके हैं। तो कहते हैं कि जो बार बार गिरता है उससे आभास भी हो जाता है, तो अभ्यास भी है इन्हें और आभास भी है। तो आप इनसे मिलिए, जुड़िए और इनको सुनिए और ये पॉडकास्ट जरूर देखिए। चलिए, फिलहाल नमस्कार, प्रणाम, आदाब।